हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। तो इसे चलिए कंटिन्यू करते हैं। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। तो आपने देखा होगा जब ट्रैफिक सिग्नल होता है तो जो कारें हैं, जो ट्रक हैं, ठीक है, ट्रक वगैरह, कार वगैरह जो होती हैं, गाड़ियां जो होती हैं, है ना, उनके जो ड्राइवर होते हैं वो क्या कर देते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं। ठीक है, स्लोइंग डाउन मतलब गाड़ी को रोक देते हैं जब ट्रैफिक सिग्नल होता है तब। ठीक है, व्हीकल मतलब कि वाहन, ठीक है, गाड़ियां वगैरह। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो आप भी क्या करते हैं जब बाईसाइकिल जब चलाते हैं, ठीक है, साइकिल जब चलाते हैं तो जब ब्रेक्स की नीड होती है, ठीक है ना, जब रुकने की जरूरत होती है तब आप क्या करते हैं, ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, यू हैव एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो आपके मन में ये विचार आया होगा कि जो व्हीकल है ना, जितने भी जो वाहन हैं उन पर जब ब्रेक लगाया जाता है तो वो रुक क्यों जाते हैं। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने पर व्हीकल जो होते हैं वो स्लोज डाउन क्यों हो जाते हैं। तो नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, मतलब कि सिर्फ वाहन वगैरह ही नहीं, गाड़ियां ही नहीं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, है ना, कोई भी वस्तु जो मूव कर रही है, गति कर रही है ना, है ना, तो क्या होगा किसी सरफेस पर, है ना, तो वो क्या होगी कि जब तक उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल जब तक उस पर नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो क्या होगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी व्हीकल्स होते हैं, वाहन वगैरह जितने भी होते हैं, है ना, उन पे जब ब्रेक लगाया जाता है ना, जब उनमें मूवमेंट होती है, जब उनमें मोशन होता है, जब वो गति करते हैं तब क्या करते हैं कि उनको रोकने के लिए ब्रेक्स लगाए जाते हैं। ठीक, और यही जो बाईसाइकिल वगैरह होते हैं तो जब उनको रोकना होता है ना, उनको रोकना होता है तो उन पर क्या अप्लाई किया जाता है, ब्रेक्स अप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह से सिर्फ व्हीकल ही नहीं, ठीक है, वाहन वगैरह ही नहीं, कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मोशन होगा, ठीक है, कोई भी वस्तु जो गति कर रही होगी, है ना, सरफेस के ऊपर कोई भी वस्तु दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जब मूव कर रही है, ठीक है, जा रही है, तो उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली इट स्टॉप्स। ठीक है, बाद में क्या होता है, जब उसके ऊपर बाह्य बल लगाया जाएगा, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा है उसके ऊपर जब बाह्य बल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, फाइनली वो रुक जाएगी। तो हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मूविंग बॉल है, ठीक है, कोई बॉल जो आ रही होती है, ठीक है, तो वो क्या है, थोड़े टाइम बाद में ग्राउंड तक आते आते रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप वेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। तो जो केले का जो छिलका होता है उस पे पांव रखने पर हमारे पैर स्लिप क्यों हो जाते हैं। वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। तो जो स्मूथ यानी जो चिकनी जो चिकना फर्श होता है, ठीक है, स्मूथ यानी चिकना, और वेट यानी कि नमी वाला जो फर्श होता है उस पर चलना डिफिकल्ट क्यों होता है, कठिन क्यों होता है, डिफिकल्ट यानी कठिन। तो इसमें आगे देखते हैं। यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये जो कुछ एक क्वेश्चन है इनके आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो इसमें देखेंगे फोर्स और फ्रिक्शन, ठीक है, बल और घर्षण के बारे में जानेंगे। तो इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 12.1। इसमें देखते हैं, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। ठीक है, फिगर 12.2 में दिखाया गया है कि एक बुक रखी हुई है टेबल पर और उसे क्या करना है, जेंटली उसे पुश करना है, धक्का देना है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। तो आपने देखा होगा कि कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जाती है। ठीक है, कुछ दूरी तक तो वो मूव करती है ना, जब तक उसे पुश करेंगे, और उसके बाद में
क्या होता है कि थोड़ी दूरी पर वो मूव करना बंद कर देती है, रुक जाती है। तो रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस एक्टिविटी को बार बार में रिपीट करना है, बुक को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में धकेलना है। तो क्या करना है, डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। ठीक है, तो देखेंगे कि इस टाइम भी बुक रुक गई है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो इसके बारे में आप क्या जानेंगे कि कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन। तो आपने देखा कि बुक जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है, गति कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बल होता है वो काम करता है। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल काम कर रहा है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो बल होता है, ये जो फोर्स होता है, ये कौन सा होता है, घर्षण बल होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल होता है। ठीक है, क्या हुआ इस एक्टिविटी में कि बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो उसे क्या करेंगे, हम उसे पुश करेंगे। पुश करने के बाद में वो बुक क्या होगी, थोड़ी दूर पे जाके उसकी जो मूविंग है, उसकी जो गति है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, वो रुक जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये बार बार में जो एक्टिविटी करेंगे, इससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स होता है ना, जो बल होता है, वो जो बुक जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में उसे पुश किया जा रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में बल काम कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो फोर्स होता है वो बुक जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसके अपोजिट, ठीक है, अपोजिंग यानी उसके विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, बल काम कर रहा है। ठीक है, बल लग रहा है, एक्टिंग, ठीक है, मतलब बल कार्य कर रहा है। अब आगे देखते हैं, और ये जो बल होता है ये क्या होता है, घर्षण बल होता है। अब आगे देखते हैं, यू सा दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। तो ये अभी हम जान चुके हैं कि जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल काम करता है। तो आपने देखा कि अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। ठीक है, तो ये जो घर्षण है ये तो कहाँ, राइट साइड में लग रहा है ना। घर्षण बल कहाँ काम कर रहा है, घर्षण तो काम कर रहा है राइट साइड में, और जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, वो लेफ्ट साइड में लग रहा है ना। फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, अलोंग द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट की साइड में हो रहा है फोर्स अप्लाई, और जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, वो राइट साइड में हो रहा है। तो इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप राइट साइड में फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो फ्रिक्शन होगा, जो घर्षण होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, वो लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, इन बोथ केसेस द फोर्स ऑपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो किसके विरोध में काम कर रहा है, किसके विपरीत काम कर रहा है, बुक के मोशन के विपरीत काम कर रहा है। बुक जिस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, बुक का जिस डायरेक्शन में गति है बुक की, उसके अपोजिट ही क्या कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वो भी हमेशा बल के क्या होता है, विपरीत ही अप्लाई होता है। ठीक है, बल के विपरीत ही काम करता है। जो भी अप्लाइड फोर्स होता है, जो भी बल लगाया जाता है, उसके विपरीत ही क्या होता है, घर्षण बल होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी उसके विपरीत ही घर्षण बल काम करता है। तो इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये जो ऊपर हमने जो एक्टिविटी देखी है उसमें क्या है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो घर्षण बल जो है, वो क्या कर रहा है, बुक और जो टेबल की सरफेस है, ठीक है, बुक और जो टेबल की जो सरफेस है, टेबल की जो सतह है, उसके बीच में क्या कर रहा है कि ये जो घर्षण बल है, ये एक्टिविटी होती है इसकी, ये घर्षण बल काम करता है। ठीक, क्या जाना हमने कि जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो कहाँ होता है। अब जो एक्टिविटी थी बुक और टेबल वाली, तो उसमें एक तो सतह हो गई बुक की, ठीक है, बुक जिस तरफ रखी गई है, एक तो सरफेस हो गया बुक का, और एक सरफेस हो गई टेबल जिस पर
बुक रखी हुई है उस टेबल की सरफेस हो गई। तो दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाई होता है, घर्षण बल काम करता है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है, ये जो घर्षण होता है, ये सारे जितने भी सरफेस होते हैं, जितनी भी सतह है, उन पर सेम होता है, उन पर समान होता है। तो डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, लेट अस फाइंड आउट। तो ये डिपेंड करता है, जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उसकी स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। मतलब उसकी चिकनाई पर, उसकी स्मूथनेस पर डिपेंड करता है जो फ्रिक्शन होता है वो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। इसमें देखेंगे ये एक्टिविटी है 12.2। इसमें देखेंगे टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। तो एक क्या करना है, एक ईंट लेनी है और उसके चारों तरफ क्या करनी है, तारे लपेटनी है, ठीक है। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। तो फिर क्या करना है, उस पर एक स्प्रिंग बैलेंस जो है वो लटकाना है। यू नीड टू अप्लाई some force. Note down the reading on the spring balance when the brick just begins to move. तो क्या करना है, उसके ऊपर जितनी जरूरत है उतना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना है। और जो रीडिंग आती है, ठीक है, जब स्प्रिंग बैलेंस जो होती है वो बांधी गई है, ठीक है, तो उससे क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स को खींच रहे हैं, तारे लपेट दी ब्रिक्स से। फिर उसे जब खींचा जा रहा है ना, और उस पे जितनी जरूरत है उतना फोर्स लगा के जब उसे खींचा जा रहा है, तो जो रीडिंग आती है उसे क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। मतलब कि स्प्रिंग बैलेंस से जब उसको खींचा तो जो ईंट है वो कितना मूव करती है ना। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। जहां से ईंट ने मूव करना शुरू किया, स्प्रिंग बैलेंस है उससे जब ब्रिक्स को खींचा, ईंट को जब खींचा, तो वो शुरू से कहां तक वो मूव करी है वहां तक की रीडिंग को क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो ये जो मेजर होता है, ठीक है, ये जो माप है, ये घर्षण बल और जो सरफेस जो है, ठीक है, ब्रिक जो ईंट की जो सरफेस है, सतह जो है, और जो फ्लोर की जो सतह है ना, उनके बीच का जो घर्षण बल होता है उसका ये मेजर होता है, उसका ये माप जो हमें इस तरह की एक्टिविटी है ये बताती है, ठीक है। ये है वो एक्टिविटी, अ ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या किया गया, ईंट को एक तार से बांधा गया, इस पे क्या किया गया, स्प्रिंग बैलेंस को लगाया गया, और स्प्रिंग बैलेंस से क्या किया गया, ईंट को खींचा गया। तो ईंट जहां पर रखी हुई थी वहां से लेके और खींचने पर ये कहां तक पहुंचती है वहां तक की रीडिंग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। और जो ये सरफेस होती है, ठीक है, जिसपे ईंट रखी गई है, और ईंट और जो सरफेस है उसके बीच में क्या काम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, घर्षण बल उन दोनों सरफेस के बीच में काम करता है, ठीक है। तो कितना घर्षण बल काम किया, इसे हम इस एक्टिविटी के द्वारा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। तो कुछ क्वेश्चंस पहले करे गए थे कि हर सतह पर जो घर्षण बल है वो काम करता है, ठीक है। क्या हर सतह पर घर्षण बल काम करता है, ये डिपेंड करता है उसकी स्मूथनेस पर, ठीक है, कि वो कितनी, जो सतह है वो कितनी चिकनी है कितनी नहीं। ये जो सारी चीजें हैं ये किस पर डिपेंड करती है, मतलब जो घर्षण बल है वो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी क्या था कि जो ईंट थी, है ना, वो उस पर कोई भी पॉलीथीन नहीं लगी हुई थी। तो अब क्या करेंगे कि नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब क्या करेंगे, जो ईंट है उस पे क्या करेंगे, एक पॉलीथीन को लगा देंगे, ठीक है, पॉलीथीन उसके ऊपर लपेट देंगे, फिर सेम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। दोबारा सेम इसी जो एक्टिविटी इसे रिपीट करेंगे तो क्या होगा, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस। तो देखेंगे कि जो पहले जो रीडिंग आई थी, है ना, जब पॉलीथीन नहीं लपेट के ईंट को यूं ही जब पुल किया गया था, खींचा गया था, तब की रीडिंग, और जो
अब जो रीडिंग आएगी जिसमें ईंट को पॉलीथीन से लपेट के खींचा गया, तो इन दोनों की रीडिंग में क्या कोई अंतर है, डिफरेंस है? व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? तो क्या होता है, दोनों की रीडिंग में अंतर होता है, ठीक है। तो इन दोनों की रीडिंग में अंतर का क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, तो आगे देखेंगे। अब क्या करेंगे कि रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। तो ईंट के चारों तरफ क्या करेंगे, अब जूट बैग जो है उसे लपेटेंगे, ठीक है। रैपिंग अ पीस, ठीक है, जूट का एक बैग क्या करेंगे, ईंट के चारों तरफ रैप करेंगे, ठीक है, लपेटेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर उसके बाद में आपने क्या देखा? तो ये सब जो चीजें हैं, ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, ये एक्टिविटी बताती है कि किस तरह की सतह पर किस तरह का फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना मतलब होता है, ठीक है। इन मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए ये एक्टिविटी बताई गई है कि जिसमें एक तो सिर्फ पहले ब्रिक होती है, ठीक है, उसके बाद में उस ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन लपेट के उसकी रीडिंग ली जाती है। उसके बाद में एक एक्टिविटी और होती है कि उसमें हम जूट बैग को लपेट के ब्रिक के और फिर रीडिंग लेते हैं। क्या है, इन तीनों में क्या होती है, रीडिंग अलग अलग आती है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हर सरफेस पर अलग अलग होता है। उस सरफेस की स्मूथनेस जो होती है, ठीक है, उस सरफेस की जो स्मूथनेस होती है, उस स्मूथनेस के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक। अब है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसके लिए उसको मेजरिंग करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज लेते हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना बल लगाया जा रहा है, उस बल को मेजर करने के लिए और इस डिवाइस का यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेस्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो क्या होता है कि इसके अंदर कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, ठीक है ना। कॉइल्ड इसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग होती है। जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या होती है, खींचती है। स्ट्रेच यानी खींचती है, उसमें खिंचाव होता है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। तो इसके अंदर क्या होती है कि एक पॉइंटर होता है, ठीक है ना, पॉइंटर होता है मेजर करने के लिए, है ना। एक इसके अंदर क्या होती है, ग्रेजुएटेड स्केल होती है, उसमें क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो जब इसे स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है स्प्रिंग को, तो ये पॉइंटर क्या होता है कि मूव करके उस ग्रेजुएटेड जो स्केल होती है उसमें मूव करता है और बताता है कि उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। क्या स्प्रिंग बैलेंस के अंदर क्या होता है कि ये फोर्स कितना काम करता है, ठीक है, कितना बल लगाया जा रहा है, उसको मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जब इसको यूज में लेते हैं तो जब इसमें स्ट्रेचिंग होती है तो क्या होता है, इसके अंदर जो ग्रेजुएटेड स्केल होती है, ठीक है, जिसे मतलब मापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, है ना। तो उस जो ग्रेजुएटेड स्केल होती है उसके अंदर जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। वो मूव करके फिर इसमें वो बताता है मेजर करके कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये जो फोर्स मतलब कितना अप्लाई हुआ है ना, उसके परिमाण को ये स्केल बताता है, ठीक है। तो ये है स्प्रिंग बैलेंस। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुएटेड स्केल होती है, इसके अंदर क्या होता है कि पॉइंटर होता है ना। तो क्या होता है कि जब इस पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये जो पॉइंटर होता है ये फिर इसे मेजर करके बताता है, इसमें मूवमेंट होती है और मूवमेंट होके फिर ये जहां पे रुकता है वो इसकी क्या होती है, मेजरमेंट होती है फोर्स की, ठीक है। तो इसके फोर्स को, बल के क्या करता है, ये परिमाण को बताता है। अब आगे देखते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। दो सतह जब आपस में कॉन्टैक्ट में होती है तो उनकी जो इरेगुलरिटीज मतलब कि अनियमितता के कारण क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है, फ्रिक्शन होता है। तो इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन दैम, ठीक है।
तो क्या होता है कि जो सरफेस है, जो सतह है ना, अगर वो स्मूथ हो, है ना, तो और उनमें बहुत ज्यादा अगर इरेगुलरिटीज हो तो क्या होगा कि इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। ठीक है, जो क्या होगा कि जब तो क्या होगा कि दो सरफेसेस हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर अनियमितता होगी, इरेगुलरिटीज होगी, है ना, उनमें अगर स्मूथनेस नहीं होगी, है ना, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को क्या कर लेंगी, लॉक कर लेंगी, है ना। तो इस सब का यही मतलब है कि जो दो सरफेस होंगी, है ना, अगर उनमें अनियमितता होगी, ठीक है, अगर या तो अपीयर वेरी स्मूथ, अगर ज्यादा स्मूथ होंगी, इरेगुलरिटीज होंगी, अनियमितता होंगी, तो क्या होंगी, वो एक दूसरे के साथ में लॉक हो जाएंगी, एक साथ में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, लॉक यानी एक दूसरे से वो सरफेस क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे कि कोई अगर एक भी सरफेस को, ठीक है, एक भी सरफेस को जब अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, मतलब कि एक भी सरफेस, उसमें से कोई एक सरफेस को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, मूव करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, उस पे हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो उसके ऊपर जो एक दूसरे से इंटरलॉक मतलब कि एक साथ में एक दूसरे से जुड़ना, है ना। तो एक दूसरे से जब वो जुड़े हुए हैं तो उनको मतलब कि क्या करना होगा, उसमें से एक सरफेस को, कहने का मतलब जो दो सरफेस हैं, है ना, आपस में लॉक्ड है, ठीक, तो उसमें से किसी एक सरफेस को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलॉकिंग, मतलब कि एक साथ में वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उनको अलग करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। ठीक है, अब जब स्मूथ थी दो सरफेस, ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्मूथ थी तो इरेगुलरिटीज थी दोनों सरफेस के बीच में, है ना, उसमें से एक सरफेस को मूव करने के लिए क्या करना, फिर वो क्या हो रही थी, एक दूसरे से लॉक थी दोनों सरफेस, तो वो जो इंटरलॉकिंग थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो उनको क्या करना था, उसकी एक सरफेस को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। अब क्या है कि जब रफ होंगी सरफेस, खुरदरी जब सतह होंगी, है ना, तो भी उसमें क्या होंगी, बहुत सारी इरेगुलरिटीज होंगी। तब क्या होगा कि सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, ठीक है, खुरदरी जब बहुत ज्यादा सतह है, तो उस पे क्या होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, घर्षण बल उस पर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब स्मूथ थी तब तो क्या हो रहा था, फोर्स अप्लाई हो रहा था, ठीक है, और जब सरफेस स्मूथ थी तब तो फोर्स अप्लाई हो रहा था, और जब सरफेस कैसी है, रफ है, तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर काम करेगा, उस पर घर्षण बल काम करेगा, बहुत ज्यादा घर्षण बल उस पर लगाना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। तो हमने देखा कि जो दो सरफेस हैं, इंटरलॉक हैं, ठीक है, जुड़ी हुई हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है, और वो किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण है। ठीक है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग। फ्रिक्शन के कारण क्या है कि दो सरफेस के बीच में क्या है, जो दो सरफेस आपस में जुड़ी हुई उनके बीच में इरेगुलरिटीज हैं। ठीक है, तो इट इज ओबियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर पास्ड हार्डर। ठीक है, तो इट इज ओबियस मतलब कि जाहिर सी बात है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जब दो सरफेस आपस में
एक मजबूत तरीके से प्रेस्ड रहेंगी, दबी हुई रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी, इंटरलॉक रहेंगी, तो उस पर क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर काम करेगा। घर्षण बल जो होगा उसका वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। जितनी ज्यादा वो प्रेस्ड रहेंगी, है ना, जितनी मजबूती से दो सतह जब आपस में प्रेस्ड रहेंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उनका जो घर्षण बल है वो बढ़ेगा। तो यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ड्रैगिंग मतलब घसीटना, तो कोई मैट है, ठीक है, जब उसके ऊपर कोई नहीं बैठा है तब एक तो आपने देखा होगा कि कोई मैट के ऊपर नहीं बैठा है तो आप उसे क्या कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, और एक उस मैट के ऊपर अगर कोई पर्सन बैठा है तो आप उसे घसीट रहे हैं। तो इन दोनों ही एक्टिविटी में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण जो होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो क्या होता है कि फोर्स की जितना रिक्वायर्ड होता है ना, फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब वो मूव करना शुरू होता है, ठीक है, तो रेस्ट से, है ना, जो उसकी जो स्थिर कंडीशन होती है ना, उसका जो स्थिर बल होता है ना, जब वो रेस्ट में होता है तब हम क्या कर सकते हैं, उसके स्टैटिक फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन होता है इस, है ना, उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जब वो मूव करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तब क्या होता है, फोर्स की उसमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो उसी वक्त क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पर काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं हम, उसके स्टैटिक फ्रिक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जब वो स्थिर अवस्था में होती है तब उसके घर्षण को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब उसमें मूविंग होती है, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, तब क्या होता है, उसमें फोर्स तो अप्लाई होता ही है, फोर्स की तो जरूरत होती है, साथ ही साथ तुरंत उसमें क्या हो जाता है, जो फ्रिक्शन है, घर्षण जो है वो काम करना शुरू कर देता है। अब आगे देखते हैं। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो फोर्स होता है ना, अब कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, और सेम स्पीड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड में क्या कर रहा है, एक ही समान जो उसकी गति होती है उसमें वो क्या कर रहा है, मतलब सेम स्पीड में वो मूव कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसे दोबारा देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कि दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए क्या है, फोर्स की तो रिक्वायरमेंट होती है, बल की तो जरूरत होती है, साथ ही जब सेम स्पीड होती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी जब स्पीड सेम होती है ना, तो उसकी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, मतलब कि स्लाइड करना, है ना, फिसलने वाला जो उसका घर्षण होता है, स्लाइडिंग जो उसका फ्रिक्शन होता है, उसे भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स तो जरूरत पड़ती है, बल की तो जरूरत पड़ती है, जब उसकी सेम स्पीड होती है तो वो क्या है, उसका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, वो क्या होता है, उसका मेजर होता है ना, कौन सा, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या है, मेजर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब उसकी सेम स्पीड होती है तब। ठीक, अब देखते हैं। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor.
सेम ही चीज है कि जब कोई बॉक्स है ना, उसे उसकी जब स्लाइडिंग को स्टार्ट किया जाएगा, उसे स्लाइड किया जाएगा, है ना, घसीटा जाएगा, तब क्या होगा कि जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं उसकी सरफेस के, उन्हें क्या होता है कि जिस जो फ्लोर है, ठीक है, फर्श है, फर्श के ऊपर उसे लॉक करने के लिए इनफ टाइम नहीं मिलेगा। जितना टाइम, जितना समय की जरूरत होती है लॉक करने के लिए, सरफेस के साथ में जुड़ने के लिए, तो उतना टाइम उसे उस फ्लोर से नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले क्या था कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट था, है ना, और उसकी जब साथ में जब उसकी सेम स्पीड थी, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था वो क्या था, उसका मेजर था, ठीक है, माप था। अब जो बॉक्स है उसे जब स्लाइडिंग करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं उसकी सरफेस पे, है ना, जो बॉक्स है जो स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग हो रही है जिस बॉक्स में, उसकी जो सरफेस होती है, उसकी जो सतह होती है, उस पे जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि फ्लोर से क्या होते हैं कि कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, फ्लोर से वो क्या होते हैं कि जुड़ नहीं पाते हैं। फ्लोर के जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, है ना, उनसे वो लॉक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतना उन्हें इनफ टाइम नहीं मिलता है, इतना उन्हें टाइम नहीं मिलता है। तो सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसका मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, वो क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, है ना, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। And you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। तो आपने देखा होगा कि जो बॉक्स है, ठीक है, मूव कर रहा है ना, तो उसकी जो गति है ना, वो कैसी है कि जब वो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होने के बाद में, मतलब कि कहने का मतलब बॉक्स की जब स्लाइडिंग शुरू की जाती है, ठीक है, तो उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है, वो इजी होती है। ठीक है, तो क्या इसमें क्या हुआ कि बॉक्स की जब स्लाइडिंग स्टार्ट की गई तो उसमें क्या हुआ, मोशन हुआ, ठीक है ना, वो क्या किया, गति करा। गति करने पर जो उसकी जो गति है उससे क्या हो गया, वो क्या हो गई, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या कर रही है, इसे इजियर बना रही है, आसान बना रही है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उस वक्त काम करता है जब बॉक्स की जब स्लाइडिंग होती है, तो उस पर क्या काम करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, वो किससे कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन से जब कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो क्या होगा, स्मूथनेस आएगी। ठीक है, स्मूथनेस आएगी तो क्या होगा कि जो मोशन होगा, है ना, जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो उसके जो कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा, गति होगी, तो उस गति को उसमें जो मूव होगा वो कैसा होगा, इजियर होगा। ठीक है, आसान होगा, वो आसान गति से वो चलेगी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, आसान गति से काम करेगी, उसकी गति कैसी होगी, इजियर होगी, आसान होगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। ठीक है, अगर घर्षण नहीं होगा तो आप अपने जो अब पेन जो होता है, ठीक है, उससे आप लिख नहीं पाएंगे। पेन हो या पेंसिल हो, उससे आप बिना घर्षण के लिख नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विद स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखना शुरू करती है, तो क्या होता है कि जो रफ सरफेस होती है ना, जो रफ सरफेस होती है, खुरदरी जो सतह होती है, वो क्या करती है, कुछ चॉक्स को क्या कर देती है, रब्स ऑफ कर देती है। ठीक है, तो रब्स ऑफ कर देती है, तो जो चॉक के पार्टिकल होते हैं वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चिपक जाते हैं। स्टिक यानी कि चिपकना। टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख रही होती है, तो क्या होते हैं, चॉक के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चिपक जाते हैं। तब आगे देखते हैं,
जब रब ऑफ करती है ना, लिखने के बाद में वो क्या कर रही है, उस सरफेस को साफ कर रही है, मिटा रही है ब्लैक बोर्ड को। तो ब्लैक बोर्ड को जब मिटाती है तो चौक के जो पार्टिकल होते हैं वो कई जगहों पे क्या हो जाते हैं, जो रफ सरफेस होती है उन जगहों पे क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड। ठीक है, तो क्या ये जो चौक है और जो ब्लैक बोर्ड है इनके बीच में क्या कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई घर्षण नहीं होता है? तो इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। ठीक है, अगर घर्षण नहीं होगा तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी गति कर रही हुई कोई भी वस्तु होगी, ठीक है ना, वो बिना घर्षण के नहीं रुकेगी। ठीक है, Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. ठीक, तो जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, स्वचालित वाहन हैं, जितने भी रोड पर चल रही मोटर गाड़ियां वगैरह हैं, वाहन वगैरह हैं, है ना, उनके टायर, ठीक है, उनके टायर और जो रोड है उसके बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक बार स्टार्ट होने के बाद में वो दोबारा नहीं रुकेंगे। ठीक है, टर्न टू द चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उनकी जो गति की दिशा है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया कि फ्रिक्शन कितना जरूरी होता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या होता है, नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। और क्या होता है कि जो टायर्स होते हैं, मोटर गाड़ियां जितनी भी होती हैं, गाड़ियां वगैरह, है ना, तो उनके जो टायर होते हैं उन्हें इसी हिसाब से बनाया जाता है कि वो टायर और रोड की जो रोड जो होती है उनके बीच में क्या हो, फ्रिक्शन काम करे, और फ्रिक्शन की वजह से और क्या हो कि जब वो गाड़ियां जब स्टार्ट हो तो वो स्टॉप भी हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर इसका मतलब यही है, यही अर्थ निकलता है कि जितने भी गाड़ियां वगैरह जितनी भी होती हैं, ठीक है, तो उन गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो और रोड के बीच अगर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो क्या होगा, एक बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में क्या होगी, वो रुकेगी नहीं, और उनकी जो डायरेक्शन है मोशन का, डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है उनका, है ना, गति की जो दिशा है वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, अब यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नोट। ठीक है, आप जो कील होती है, ठीक है, नेल मतलब कील जो होती है, उसे आप दीवार पर फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, और टाई अ नोट और गांठ नहीं बांध सकते। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, बनाने का काम, जिसे मतलब जनरली क्या कहते हैं, चिनाई करने का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम। तो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें भी कहाँ किसकी जरूरत होती है, फ्रिक्शन की जरूरत होती है। बिना फ्रिक्शन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो अब देखते हैं आगे। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल टू। दूसरी तरफ देखा जाए तो फ्रिक्शन क्या है, एक एविल की तरह भी है। कैसे देखते हैं, तो समझ में आया मूविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए फ्रिक्शन कितना काम में आता है, कितना मतलब घर्षण कितना जरूरी होता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम होते हैं, बिल्डिंग बन रही होती है, उसमें भी फ्रिक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो बिल्डिंग वगैरह आप नहीं बना सकते। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो फ्रिक्शन होता है वो एक एविल की तरह भी है। कैसे, तो देखते हैं। इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज। ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं, स्क्रू वगैरह है, बॉल बेयरिंग्स होते हैं, ठीक है, और शूज के जो शॉल होते हैं वो इसी हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट
रेलवे स्टेशन, तो देखा होगा आपने कि जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ओवरब्रिज बने हुए होते हैं उसमें क्या होते हैं कि स्टेप ऑफ फुट होते हैं, ठीक है ना। साइड में उसके क्या होते हैं, चलने के लिए स्टेप ऑफ फुट होते हैं, और वो स्टेप ऑफ फुट किस हिसाब से बनाए जाते हैं, फ्रिक्शन के हिसाब से बनाए जाते हैं, ताकि उनपे फ्रिक्शन लगे, घर्षण लगे, ठीक है, फ्रिक्शन अप्लाई हो सके। तो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, तो घर्षण क्या करता है, हमेशा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट बनाता है। विगोरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को, है ना, क्या करना है, जोरों के साथ में, है ना। विगोरसली रब मतलब दोनों हथेलियों को जोर जोर से रब करना है, रगड़ना है। विगरसली मतलब कि जोर जोर से, ठीक है। रब मतलब रगड़ना है, दोनों हथेलियों को क्या करना है, कुछ मिनट के लिए जोर जोर से रगड़ना है। तो क्या देखेंगे कि हाउ डू यू फील, तो आपने कैसा महसूस किया। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर, ठीक है। मैच स्टिक की जो स्ट्राइक होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो पट्टी होती है ना, साइडों में, वो कैसी होती है, उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, खुरदली होती है ना, खुरदरी, रफ यानी खुरदरी होती है, ठीक है, सतह जो होती है वो। तो क्या होता है कि जब वो माचिस को जब चलाया जाता है, ठीक है, मैच स्टिक जो माचिस की जो तीली है उसको उस सरफेस के ऊपर जब रगड़ा जाता है, तब क्या होता है कि फायर निकलती है, आग निकलती है, ठीक है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो जार होता है मिक्सर का, है ना, जब उसे जब चलाया जाता है ना, तो कुछ मिनट के लिए जब उसे चलाया जाता है तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। तो आपने अलग अलग तरह की क्या देखी, क्रियाएं देखी, ठीक है। और जो दूसरे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उनमें भी क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। मतलब कि जब घर्षण होता है तब क्या होता है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो जब दोनों हथेलियों को आपस में जोर जोर से रगड़ेंगे कुछ मिनट के लिए, तो क्या होंगी, हथेलियां गर्म होगी, इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। माचिस है ना, माचिस के क्या है, दोनों तरफ कैसी होती है, सरफेस उसकी रफ होती है। तो जब माचिस की तीली को उसके ऊपर रगड़ेंगे तो क्या होगी, हीट निकलेगी, ठीक है, माचिस की तीली जल जाएगी, जैसा इसमें बताया गया है, ठीक है। और ये तो आप जनरली जानते ही हैं कि माचिस की तीली को जब उसकी रफ सरफेस पे रगड़ते तो क्या होती है, वो तीली जल जाती है, ठीक। और जो मिक्सचर का जो जार होता है, ठीक है, मिक्सचर जो होता है अपना मिक्सचर होता है ना, तो मिक्सचर का जो जार होता है ना, उसे जब हम कुछ मिनट के लिए जब चलाएंगे तो क्या होता है, वो भी गर्म हो जाता है। तो कुल मिला के क्या है इस बात का मतलब कि ये जो जितनी भी एक्टिविटी है इसमें क्या बताया गया है कि फ्रिक्शन से हमेशा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जहां पर भी घर्षण होगा वहां पे ऊष्मा जरूर निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आगे देखते हैं। In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. तो जब मशीन को ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है, ऑपरेट यानी संचालित करना, मतलब जब मशीन चलाई जाती है तो क्या होती है, हीट जनरेट होती है, हीट निकलती है, ठीक है। और क्या होता है कि जो एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। तो वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो क्या होता है कि जब मशीन को जब चालू किया जाता है तो क्या होती है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से क्या होती है कि बहुत ज्यादा एनर्जी जो होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा क्या होती है, वो वेस्ट होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसका कोई जो फ्रिक्शन है, ठीक है, घर्षण को मिनिमाइज करने का, है ना, कम करने का कोई दूसरा तरीका है ना। तो अब आगे हम देखेंगे। आगे है नेक्स्ट इसमें इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो
इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो अभी जितना भी आपने समझा, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।